गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं AS5। AS5 जो है काफ़ी छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंड साथ ही में हमेशा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हार्डली 20 से 25 मिनट लगेगा AS को ख़त्म करने में। साथ ही में क्वेश्चन अगर हम इनकॉर्पोरेट करके देखें तो 40 मिनट्स के अंदर अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आराम से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि सिंस एस बहुत आसान है तो आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खत्म करने में। एंड एस का जो नाम है वो है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। देखो, आधे से ज्यादा कंटेंट तो इसके नाम में ही लिखा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, किसी भी पीरियड का नेट प्रॉफिट कैसा निकाला जाए वो। दूसरा, प्रायर पीरियड आइटम क्या होते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है। थर्ड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एक और चीज है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है वो है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बस 4 चीज आपको पढ़ना है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इनका ट्रीटमेंट पढ़ना है। सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बारी बारी चारों चीज को पढ़ते हैं, खत्म हो जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा अपना, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, वो होगा AS22, टैक्सेस एंड इनकम। काफी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इससे क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो इसको भी देखना ध्यान से। अगला जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, साथ ही में एएस की अब लेक्चर मैं थोड़ा फ्रिक्वेंट कर दूंगा, फटाफट आप लोगों के लिए एएस डलेगा। फिलहाल मैं आउट ऑफ सिटी था इसलिए थोड़ा टाइम लगा इस एएस को अपलोड करने में। चलो पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। देखो, किसी भी पीरियड का अगर आप नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो उस पीरियड में अराइज होने वाले जितने भी खर्चे हैं और जितने भी इनकम है सबको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो ये 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 तक का अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, जितने भी आइटम ऑफ एक्सपेंस है यानी कि खर्चे हुए या जितने भी आइटम ऑफ रेवेन्यू हो सबको हमें कंसीडर करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है अदरवाइज, कि मान लो फॉर एग्जांपल AS12 है जो कहता है गवर्नमेंट ग्रांट अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में है तो उसको इनकम नहीं मानेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप नहीं लेके जा सकते, उसको एज अ कैपिटल रिजर्व आपको रखनी पड़ेगी। ठीक, तो इनकम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि AS12 ऑलरेडी स्पेशली इस बारे में कहता है ना। तो यही लिखा है, ऑल द आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉग्नाइज इन अ पीरियड शुड बी इंक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट अनलेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स अदरवाइज। अगर कोई एएस किसी खर्चे को या किसी इनकम को लेके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देता है तो वो करना है आपको, नहीं तो जितने भी खर्चे हैं और जितने भी इनकम है सबको आपको कंसीडर करना पड़ेगा किसी भी पीरियड के नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए। दूसरा एक एग्जांपल देखो, मान लेते हैं एएस है AS19। AS19 में अगर फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, तो लीज रेंटल क्या है आपके लिए खर्चे, पर फाइनेंस लीज है एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेसर के लिए रेवेन्यू हो गया तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा, पर फाइनेंस लीज है तो वहां पे लीज रेंटल क्या होता है। फाइनेंस लीज के केस में याद करो 2 हिस्सा करते हैं, एक फाइनेंशियल चार्ज भी होता है और दूसरा रीपेमेंट टू लेसर भी होता है। तो पूरा आप खर्चे नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना, रीपेमेंट टू लेसर यानी कि डेट की प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट है। तो अगर AS19 कहता है कि फाइनेंस लीज के केस में पूरा खर्चा नहीं है लीज रेंटल, तो पूरा खर्चा नहीं है, जितना खर्चा अलाउ करता है उतना ही खर्चा है। ठीक है। AS16 आपने पढ़ा है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। AS16 कहता है क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड अगर बोरोइंग कॉस्ट है तो उसके कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे, प्रोवाइडेड कि हम जो कंडीशन कहते हैं, यानी कि एएस में जो 3 कंडीशन है कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट के रिगार्डिंग, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मान लो कोई क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है इंटरेस्ट, तो उसके कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उस खर्चे को क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आप लेके जा सकते हो? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि AS16 वहां पे क्लियरली मेंशन करता है इस बात को। तो वही लिखा है, जितने भी आइटम ऑफ इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, शैल बी रिकॉग्नाइज इन अ पीरियड, जो भी रिकॉग्नाइज है पीरियड में, शैल बी कंसीडर व्हाइल डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट। एक पीरियड में जितने भी इनकम हुए हैं, जितने भी खर्चे हुए, सबको कंसीडर करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कहता है कि इसको खर्चा मत मानो या इसको इनकम मत मानो, तो आप उसको एज ए इनकम या एक्सपेंस नहीं लोगे। ठीक है। देखो, जो भी इनकम या एक्सपेंस अराइज होता है ना, वो 2 एक्टिविटीज में बांटा जा सकता है, 2 एलिमेंट में बांटा जा सकता है। एक ऑर्डिनरी एक्टिविटीज
एंड दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि विच इज अंडरटेकन बाय एंटरप्राइज एज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन, जो कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड आइटम है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे या रेवेन्यू है, वो है ऑर्डिनरी एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या होगा, आपको खर्चे में सैलरी एंड वेजेस पे करनी पड़ेगी, रेंट पे करनी पड़ेगी, आप सेल करोगे, डेटर से कलेक्शन करोगे, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, तो ये सारी आइटम क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। क्यों, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है एंड दे आर रेगुलर और फ्रीक्वेंट इन नेचर। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का रेवेन्यू हो या फिर खर्चा हो, ये एक्टिविटीज क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट इन नेचर, बार बार होने वाली। क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो बार बार सेल करोगे, एक बार थोड़ी ना सेल करोगे। बिजनेस है आपके तो बार बार वो खर्चे होंगे, जो खर्चे हो रहे हैं, आप मटेरियल खरीदोगे तो एक बार थोड़ी ना खरीदोगे, बार बार खरीदोगे। तो ये सारे क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, कुछ इनकम एंड एक्सपेंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जो कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फायर इनकर्ड हो गया आपके प्रीमाइसेस पे और आपको लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू फायर, क्या ये रेगुलरली होने वाली चीज है या फिर क्या ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है? ये तो बाई चांस कभी घटित हो जाता है, ऐसी घटनाएं हैं, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिसीव हुआ, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। ठीक है, चलो और भी कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, लॉस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट भी लिख सकते हो आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। गवर्नमेंट ग्रांट एंड इट्स रिफंड, कई बार गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलती है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फ्यूचर में आप वो कंडीशन नहीं मीट कर पाए जो गवर्नमेंट ने बोला था, तो रिफंड करना पड़ता है, तो वो रिफंड भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ही पार्ट आएगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आने पे अगर आपकी प्रॉपर्टी उस प्रोजेक्ट पे पड़ती है तो कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, गवर्नमेंट अटैच कर लेता है प्रॉपर्टी, बदले में आपको पेमेंट भी मिलती है। पर वो एक्टिविटी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों, बिजनेस में ये सब थोड़ी ना बार बार होता है, अर्थक्वेक से लॉस होना, फायर से लॉस होना, गवर्नमेंट ग्रांट मिलना, ये सब क्या है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, बाई चांस कभी होने वाली घटनाएं हैं। दे आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, दे आर नॉट फ्रिक्वेंट इन नेचर, बार बार होने वाली चीज नहीं है, तो उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, चलो पहले हमने देखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए जितने भी एक पीरियड में खर्चे एंड इनकम होते हैं रिकॉग्नाइज हुए, सबको कंसीडर करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस एएस कुछ और बोले। उसका मैंने 2-3 एग्जांपल दिया कि एएस 16 कहता है कैपिटलाइज करो, तो आप खर्चा नहीं मानोगे उसको। ठीक है, एएस 19 बोलता है कि पूरा का पूरा लीज रेंटल को, अगर फाइनेंस लीज है तो आप उसको एक्सपेंस नहीं मानोगे, तो पूरा का पूरा नहीं मानोगे, अपोर्शनमेंट करके निकालोगे। ठीक है, चलो उसके बाद हमने देखा कि जो भी एलिमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ताकि रेवेन्यू का आइटम है या एक्सपेंस का आइटम है, दो एक्टिविटीज में बांटा जा सकता है, एक ऑर्डिनरी जो कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, एंड दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि डिस्टिंक्ट है फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ये रिकॉर्डिंग होते हैं इन नेचर, बार बार होते रहते हैं। ये क्या है, रेगुलर, नॉन रिकॉर्डिंग एंड नॉन रेगुलर इन नेचर, कभी कभार होते हैं ये घटनाएं। ठीक, एक होता है, अच्छा चलो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ट्रीटमेंट पढ़ो। एएस कहता है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो इट्स नेचर एंड अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना, तो उसको सेपरेटली लिखना पड़ता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को, उसका नेचर एंड अमाउंट आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। एक होता है एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल का क्या मतलब होता है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ही हिस्सा है, यानी कि बिजनेस में ये घटनाएं होती हैं जो अभी एक्सेप्शनल पढ़ने वाले हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का ही हिस्सा है। ऑर्डिनरी में एक ऑर्डिनरी आइटम होता है, जैसे कि सैलरी का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट, रेंट का पेमेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, इसे सब क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है ना, उसमें ऑर्डिनरी वाली। एक होता है ऑर्डिनरी का ही हिस्सा होता है ऑर्डिनरी एक्टिविटी का, पर थोड़ा सा मटेरियल आइटम होता है जिसका नेचर एंड अमाउंट सेपरेट डिस्क्लोज करना जरूरी है। एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस समझने के लिए एक यूजर को पता होनी चाहिए इस बारे में कि सेपरेटली डिस्क्लोज होना इसकी जरूरत है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम मतलब वो आइटम है of such size, nature and amount that its separate disclosure is essential to explain the performance of enterprise. मटेरियल आइटम जनरली होते हैं ये, मटेरियल आइटम की सेपरेट डिस्क्लोजर बड़ा जरूरी है। सेपरेट डिस्क्लोजर करोगे उसका नेचर एंड अमाउंट, तभी एंटरप्राइज का सही परफॉर्मेंस पता चलेगा। देखो ऑर्डिनरी का हिस्सा क्यों है, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में ही आता है क्योंकि बिजनेस से संबंधित तो होते हैं ये, पर मटेरियल है हमेशा शायद ना भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज, ऐसी स्पेशल आइटम है कि इंसान को, जो यूजर है, उसको पता होनी चाहिए परफॉर्मेंस जज करने के लिए
ठीक है, चलो एक दो एग्जाम्पल देखो, जैसे डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, ये एक्सेप्शनल आइटम है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में ही अलग से एक्सेप्शनल आइटम है। क्यों? देखो, फिक्स एसेट अगर आप परचेज करते हो, बिजनेस में यूज करते हो, कभी ना कभी वो उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा, और मान लो आपके यूज में नहीं आ रहा है, उसको आप बेचना चाहते हो, बेच रहे हो, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। अब देखो, बिजनेस है, फिक्स एसेट खरीदोगे तो कभी ना कभी तो बेचना पड़ेगा, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का ही हिस्सा है, क्योंकि बिजनेस है तो ये चीजें कभी ना कभी होती रहती हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मान लो 10 करोड़ का मैंने प्रॉफिट दिखाया है, सोचना जरा, जिसमें से 2 करोड़ का प्रॉफिट है, 2 करोड़ का प्रॉफिट है किसी फिक्स एसेट को बेच के। मान लो मेरी बिजनेस है, 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 2 करोड़ का प्रॉफिट है किसी फिक्स एसेट को बेच के। यस, क्यों कहा होगा कि इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, थोड़ा समझते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक्सेप्शनल आइटम के बारे में भी ट्रीटमेंट कहता है कि नेचर एंड अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी का नेचर एंड अमाउंट अलग से दिखा रहे थे, एक्सेप्शनल आइटम को भी नेचर एंड अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। पर क्यों करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरी बिजनेस की प्रॉफिट है 10 करोड़, लेकिन उसमें से जो गुड्स बेच के प्रॉफिट है ना, वो सिर्फ 8 करोड़ है। 2 करोड़ प्रॉफिट क्यों है? 2 करोड़ प्रॉफिट है, फिक्स एसेट मैंने डिस्पोज ऑफ किया था, बड़ा सा फिक्स एसेट कोई, वहां पे मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो एक्चुअल में तो मेरा जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है वो 8 करोड़ का ही प्रॉफिट है ना। मेरे बिजनेस में जो भी इंसान जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको पता होनी चाहिए ये बात कि मैं सिर्फ अपना बिजनेस करके 8 करोड़ ही कमाता हूँ, 10 करोड़ नहीं। वो तो 2 करोड़ डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट पे प्रॉफिट हो गई थी, या फिर डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट पे कभी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस हो गया था। पर ये प्रॉफिट या ये लॉस हमेशा नहीं होगा, हर एक साल नहीं होगा। मैं फिक्स एसेट थोड़ी ना बेचता हूँ, फिक्स एसेट तो मैं यूज करता हूँ। बेचता क्या हूँ? अपनी गुड्स, अपनी सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का रेवेन्यू एंड फिक्स एसेट से जनरेट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं लगता सेपरेटली होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तभी एक यूजर को समझ में आएगा, तभी एक यूजर सही डिसीजन लेगा आपकी इंटरप्राइज को, परफॉर्मेंस को जज करके। इसीलिए एएस कहता है कि अगर एक्सेप्शनल आइटम है तो भले ही ऑर्डिनरी एक्टिविटी का हिस्सा है, इसका नेचर एंड अमाउंट सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। चलो एक्सेप्शनल आइटम का कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री रिटर्न डाउन, इन्वेंट्री रिटर्न डाउन कर दिया, या कई बार रिवर्सल कर देते हैं, रिटर्न डाउन है तो अपवर्ड, ठीक है। रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ठीक बार कई बार हम प्रोविजन बनाते हैं, उसकी रिवर्सल कर देते हैं। लिटिगेशन सेटलमेंट का कोई कॉस्ट आ गया, वो हो गया, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग, कई बार कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसके जो खर्चे आ गए, सब क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से ही रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस है तो ये चीज कभी ना कभी होती है, लेकिन एक्सेप्शनल है, मटेरियल है, इसको सेपरेट डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। तो नेचर एंड अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, याद रहेगा। इस पे तो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, याद रखना, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको याद आएगा। इन्वेंट्री रिटर्न डाउन हुआ है तो बताइए इसका सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है। तो ये एक एक्सेप्शनल आइटम है। पहले एक्सेप्शनल आइटम का लिखोगे डेफिनेशन की। एक्सेप्शनल आइटम वो आइटम होते हैं, वो सच साइज, नेचर एंड अमाउंट के आइटम होते हैं जिसका सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग क्या, या फिर टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। समझ रहे हो? चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? इस एएस में, AS5 में 4 चीजें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी हम ये पढ़ रहे थे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। नेट प्रॉफिट दो एक्टिविटी से आ सकते हैं, ऑर्डिनरी और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पहले हमने देखा नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए जितने भी उस पीरियड के रेवेन्यू है, जितने भी उस पीरियड के एक्सपेंसेस, सबको कंसीडर करना पड़ता है। फिर एक्टिविटीज दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, जो कि एंटरप्राइज अंडरटेक करता है एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ये रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये थोड़ा डिस्टिंक्ट है ऑर्डिनरी से, ये कभी कभार होते हैं, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ऑर्डिनरी में ही एक स्पेशल हमने सिखाया था, एक्सेप्शनल। मैंने क्या बोला था एक्सेप्शनल के बारे में? कि ये मटेरियल आइटम है, इनका भी सेपरेट नेचर एंड अमाउंट डिस्क्लोज करना जरूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए हमने क्या पढ़ा था? ट्रीटमेंट। इसका नेचर एंड अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम। एंड एक्सेप्शनल आइटम के लिए भी मैंने क्या बताया था कि इसका भी नेचर एंड अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है, भले ही ये ऑर्डिनरी का हिस्सा हो,
लेकिन नेचर एंड अमाउंट आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से समझने के लिए। और एग्जाम्पल क्या दिया था, मान लो मेरी प्रॉफिट में फिक्स एसेट का भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो एक इंसान जो मान लो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको क्लियरली पता होनी चाहिए कि कंपनी गुड्स बेच के कितना कमाई थी और फिक्स एसेट का प्रॉफिट कितना था, क्योंकि फिक्स एसेट का प्रॉफिट हर एक साल तो नहीं होगा, गुड्स का जो प्रॉफिट है वो मेरी बिजनेस ऑपरेशन का प्रॉफिट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का नेचर एंड अमाउंट सेपरेटली क्यों डिस्क्लोज करना है, सेम लॉजिक से आप समझ सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हमेशा नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से जनरेट हुआ गेन या लॉस हमें पता होनी चाहिए, सेपरेट नेचर एंड अमाउंट डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। अब आते हैं जरा प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम, ये मान लो हमारा करेंट पीरियड है, ठीक है, और करेंट पीरियड में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब मान लो हमें पता चलता है कि पीछे के किसी भी पीरियड में, चाहे 1 साल या 1 से ज्यादा साल, ये हमारा सारे प्रायर पीरियड है। प्रायर पीरियड मतलब करेंट पीरियड से पीछे के साथ कोई इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड होना रह गया था, ओमिट हो गया था, ओमिशन हो गया था। मान लो कोई खर्चे हुए थे, हमने रिकॉर्ड करना भूल गए। मान लो कोई इनकम आया था, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर एरर हो गया था। एरर का मतलब, मान लो खर्चा था 50,000, आपने रिकॉर्ड कर दिया था 30,000, है कि नहीं। तो एरर या ओमिशन अगर प्रायर पीरियड में, एक सेकेंड, हाँ, प्रायर पीरियड में अगर कोई भी एरर या ओमिशन है, उसकी वजह से कोई भी इनकम, प्रायर पीरियड में कोई भी इनकम एरर हो गया है या ओमिशन हो गया है, लिखना रह गया है, रिकॉर्ड करना रह गया इनकम एक्सपेंस को, या फिर रिकॉर्ड किया है गलत रिकॉर्ड किया है, ठीक है। डिप्रिसिएशन 5% लगाना चाहिए था पिछले साल, हमने 10% लगा दिया था डिप्रिसिएशन, एरर है कि नहीं, बिल्कुल एरर है। हमें इनकम रिकॉर्ड करना चाहिए था 10,000, हमने रिकॉर्ड कर दिया 12,000, एरर है कि नहीं, एरर है। ओमिशन का एग्जांपल, कोई भी खर्चा या रेवेन्यू जो हमने रिकॉर्ड करना भूल गए उसको बोलते हैं ओमिशन। तो पीछे प्रायर पीरियड में कोई एरर या ओमिशन हुआ है जो आपको करंट पीरियड में पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम, तो इसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम आर द आइटम ऑफ इनकम या एक्सपेंस arising in current period as a result of error omission in presentation of financial preparation and presentation of financial statement of one or more prior period। एक या एक से ज्यादा प्रीवियस पीरियड का, जिसको प्रायर पीरियड बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम कुछ गड़बड़ी हो गई थी, ताकि एरर हो गया था या ओमिशन हो गया था, कुछ छूट गया था, या फिर हमने किया था रिकॉर्ड गलत कर दिया था, इनकम या एक्सपेंस दोनों में से कोई भी, और हमें अब करंट पीरियड में पता चल रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। फॉर एग्जांपल, एरर इन कैलकुलेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस, अभी मैंने बताया कि कोई खर्चा या फिर कोई रेवेन्यू हमने गलत कैलकुलेट कर लिया था, होना कुछ और चाहिए था, रिकॉर्ड कुछ और कर लिया। ओमिशन इन कैलकुलेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस, कोई खर्चा या कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड करना ही रह गया था। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल देखो, बोरोइंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो उसके कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं, पर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है तो ये पीएल में जाता है। अगर पीएल में जाना था, हम पीएल में ना भेज के, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ना भेज के कैपिटलाइज कर दिए, ये क्या है, प्रायर पीरियड आइटम है, एरर हो गया ना पास्ट में। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लीज एज अ फाइनेंस लीज, दोनों में फर्क है। ऑपरेटिंग लीज में लीज रेंटल क्या इनकम एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो एक्सपेंस माना जाता है। एंड फाइनेंस लीज में लीज रेंटल क्या, दो हिस्से होते हैं, एक तो फाइनेंशियल चार्ज अलग होता है एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अलग होता है। अगर ट्रीटमेंट अलग कर दिया, ऑपरेटिंग को फाइनेंस लीज मान लिया, तो हो गई ना गड़बड़ी, एरर हो गया प्रायर पीरियड में। अगला, एप्लीकेशन ऑफ इनकरेक्ट डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन 10% चार्ज करना था, 5% गलती से चार्ज कर दिया, तो हो गया एरर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम का मतलब वो आइटम ताकि रेवेन्यू या एक्सपेंस से रिलेटेड विच अराइज इन करेंट पीरियड, पता तो हमें करेंट पीरियड में चला है, एज अ रिजल्ट ऑफ एरर एंड ओमिशन इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। लेकिन क्यों, क्योंकि एक या एक से ज्यादा प्रीवियस पीरियड में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तो वहां हमने कोई इनकम रिकॉर्ड करना रह गया, ओमिशन या फिर एरर, गलत हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। अब देखो, प्रायर पीरियड आइटम का ट्रीटमेंट क्या बोलता है, एएस कहता है कोई दिक्कत नहीं, आपको पीछे जाके और सारे जो बन चुके हैं उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, इस साल उसको ठीक कर लो, रेक्टिफिकेशन शुड बी मेड इन करंट ईयर।
है ना। दूसरा, नेचर एंड अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अब प्रायर पीरियड आइटम है तो यस कहता है इंसान को पता होनी चाहिए कि प्रायर पीरियड आइटम जो है वो कितना है, आपकी इस करेंट पीरियड में रेगुलर खर्चे कितने हैं या इनकम, और प्रायर पीरियड कितना है, तो इसीलिए इसका नेचर एंड अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज आपको करनी पड़ेगी। समझ में आया आपके? चलिए, एक छोटा सा यहाँ नोट्स लिखा है, इसको ध्यान दो। क्या है नोट्स में? वेजेस रिवीजन रेट्रोस्पेक्टिवली इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम। अगर इस पे क्वेश्चन भी है, एडिशनल वेजेस हमें पे करना पड़ रहा है, वेजेस रिवाइज कर लिया हमने पीछे से। फॉर एग्जांपल, इस साल हमने तय किया कि हम वेजेस वर्कर के बढ़ा देते हैं। मान लो 6 महीने से वर्कर स्ट्राइक पे थे, हमने तय किया कि वर्कर का वेजेस बढ़ा देते हैं। उस वजह से आगे तो वेजेस बढ़ के ही मिलेगा, पीछे से हमने बढ़ा दिया, एक साल पीछे से, कि हम एक साल पीछे से वेजेस बढ़ा रहे हैं, तो पिछले साल का भी वेजेस जो है उसमें भी आपको बढ़ा के इस साल देनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो उसको क्या प्रायर पीरियड मानोगे? नहीं। क्यों नहीं मानोगे प्रायर पीरियड? क्योंकि ना तो वो एरर है, कोई गलती थोड़ी ना हुई थी, उस समय जितना वेजेज रेट था उस अनुसार हमने दिया था, ना ही वो ओमिशन है, कुछ रिकॉर्ड करना भी नहीं छूटा था। ये तो करेंट पीरियड में जो डिसीजन ले रहा है उसकी वजह से प्रीवियस पीरियड के लिए भी कुछ एडिशनल वेजेस पे कर रहे हैं, तो उसको एज ए एडिशनल वेजेस करेंट पीरियड में ही हम दिखाएंगे, पर वो कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। इस पे क्वेश्चन पास्ट में पूछा हुआ है, मार्क कर लो फटाफट से, इंपॉर्टेंट। पास्ट में पूछा हुआ है, इट मीन्स फ्यूचर में कभी भी पूछ सकता है। अगला आया अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है, अभी हमने क्या क्या खत्म किया? हमने खत्म किया नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड प्रायर पीरियड आइटम। अब आते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स पे। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स देखो, जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें बहुत सारे, किसी भी मैनेजमेंट को बहुत सारे एस्टीमेट्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एसेट खरीद के लेके आए तो उसका सेल्वेज वैल्यू क्या होगा? किसी को एग्जैक्ट सेल्वेज वैल्यू पता होता है? नहीं, हमें एस्टीमेट करना होता है। वैसे उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होगी, हमें एस्टीमेट करना पड़ता है। डेटर है, हमने सेल किया है डेटर को, हमें पता है कि पूरी डेटर पेमेंट नहीं करने वाली है, कुछ बैड डेप्ट भी हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है कितना बैड डेप्ट होगा? नहीं, हमें प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एस्टीमेट के बेसिस पे बनानी पड़ती है। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हमें बहुत सारे एस्टीमेट लेने पड़ते हैं। ठीक है, यूज ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट हमें करना पड़ता है बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट को बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टीमेट को यूज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया है मैंने, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेल्वेज वैल्यू ऑफ एन एसेट, एस्टिमेटेड लाइफ, प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स आप अपने एस्टिमेटेड इनकम पे, जो भी आपकी इनकम है उस पर एस्टिमेटेड टैक्स निकाल लेते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स, करेक्ट? वो तो सेल्फ असेस टैक्स है, आप बोल रहे हो कि इतना मेरा टैक्स होनी चाहिए और प्रोविजन बना रहे हो, ठीक है। बाद में आप रिटर्न भरोगे, हो सकता है आपकी एक्चुअल टैक्स पेड कुछ और है, आपको बाद में ज्यादा टैक्स पे करनी पड़े या कम टैक्स पे करनी पड़े, तो ये सिर्फ एक प्रोविजन है, एस्टिमेट के बेसिस पे आप बना रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज को बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। कुछ ये एग्जांपल है अकाउंटिंग एस्टिमेट के, और अकाउंटिंग एस्टिमेट हमें करनी पड़ती है। एक मैनेजमेंट को बहुत सारे एस्टिमेट लेनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे लिखा है चेंज इन बेसिस ऑफ प्रोविजनिंग एंड प्रोविजन रेट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको पढ़ाया। फॉर एग्जांपल, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हमने 5% के रेट से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, बाद में हमें ऐसा लग रहा है कि ये कम बनाया और करेंट पीरियड में हम इसको 8% के रेट से बनाना चाहते हैं। ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक एस्टीमेट्स है, तो उसमें अगर चेंज आ रहा है रेट में तो ये क्या है? चेंज इन एस्टिमेट्स है। ये पास्ट ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको बोल रहा हूं, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोविजन अगर चेंज हो रहा है प्रोविजन का रेट, तो वो क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आ रहा है, मान लो हमने ये इस एग्जांपल में लिया ना 5%, मान लो 1 लाख का डेटर है, 5% के हिसाब से 5,000 होना चाहिए, 8% के हिसाब से 8,000 होना चाहिए, तो एडिशनल प्रोविजन कितना बनाना पड़ रहा है आपको? 3,000, है कि नहीं? तो जब भी कोई एस्टीमेट चेंज होता है, तो अगर वो सिर्फ करंट पीरियड में इंपैक्ट कर रहा है तो करंट पीरियड में उसकी जो अमाउंट है रिकॉग्नाइज करेंगे करंट पीरियड में, ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो है इस पीरियड में एडिशनल आपको प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 3,000 चार्ज करनी पड़ेगी, है कि नहीं? दूसरा, अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से करंट एज वेल एज फ्यूचर पीरियड इंपैक्ट हो रहा है, तो करंट पीरियड में करंट पीरियड का इंपैक्ट डिस्क्लोज किया जाता है और लेटर पीरियड में ऑटोमेटिकली लेटर पीरियड का इंपैक्ट डिस्क्लोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आओ जरा एक एग्जांपल यहां लेते हैं। मान लो एक एसेट्स है, ठीक है,
उसका सेल्वेज वैल्यू आपने 1 लाख लिया है और डिप्रिसिएशन अभी निकाल रहे हो तो 10,000 आ रहा है। या फिर आप ऐसे कर लो, मान लो एक एसेट है जिसका कॉस्ट 1 लाख है, सेल्वेज वैल्यू कितना है 10,000 और लाइफ कितना है 10 ईयर्स, करेक्ट। तो डिप्सन कितना आएगा, तो डिप्रिसिएशन आएगा आपका 90 10 9,000, करेक्ट। मान लो अब आपने रिवाइज कर दिया, ठीक है, रिवाइज सेल्वेज वैल्यू आपने लिया नील 0। अब आपको लगता है कि सेल्वेज वैल्यू 2 साल डिप्रिसिएशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कि कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं है, तो अब देखो कितना कैरिंग अमाउंट बचा है, 2 साल का 9 टू जा 18,000 डिप्सन हटाने के बाद 82,000, करेक्ट। अब देखो 82,000 कैरिंग अमाउंट को पूरी राइट ऑफ करनी पड़ेगी 8 साल में, तो रिवाइज डिप्सन पता है कितना आएगा, आई थिंक ये 10,000 देख लेना, कर लेना आप, 250 आनी चाहिए आई थिंक, ठीक है, एक बार कैलकुलेटर पे कर लेना। पर मेरा कहना है कि पहले 9,000 डिप्रिसिएशन था, अब 10,000 से ज्यादा आ रहा है डिप्रिसिएशन, तो जिस साल में चेंज कर रहे हो उस साल में तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा ही, क्यों, डिप्रिसिएशन अब रिवाइज चार्ज होगा ना, एंड फ्यूचर सब्सिक्वेंट पीरियड में भी डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि आने वाले पीरियड में भी आप डिप्सन इतना ही चार्ज करोगे रिवाइज डिप्रिसिएशन, यानी कि एस्टिमेट में चेंज करने से कई बार सिर्फ करेंट पीरियड को इंपैक्ट करता है, कई बार करेंट पीरियड एज वेल एज फ्यूचर पीरियड को भी इंपैक्ट करता है। एक और चीज आप याद रखना कि जब भी हम एस्टिमेट में चेंज करते हैं तो जो भी एस्टिमेट से रिलेटेड चेंज की वजह से खर्चा है वो ताकि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सकता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमारे एग्जांपल में अभी डिप्रिसिएशन था एंड डिप्रिसिएशन इज एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, तो चेंज इन एस्टिमेट से जो भी आ रहा है ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, वो अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटी का पार्ट है तो ऑर्डिनरी के अंडर आप दिखाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर आप दिखाएंगे, जिस हेडिंग के अंदर आता है उसी हेडिंग के अंदर आप दिखाएंगे। ये यहाँ पे लिखा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आप दिखाओगे उस इफेक्ट को, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिलेटेड है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंडर ही उसके दिखाओगे आप, ठीक है। जनरली ज्यादातर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के ही रिलेटेड होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या डिप्रिसिएशन, ये सब क्या है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड। चलो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लास्ट पॉइंट पे आ गए हम, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। किसी भी एंटरप्राइज को या मैनेजमेंट को अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, एंड एएस कहता है कि वो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है जब तक कि कोई एएस स्पेसिफिक ना हो, आपके पास जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट लॉजिक क्या है कि आपको कंसिस्टेंट मैनर में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि इस बार कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया, सेम चीज की ट्रीटमेंट के लिए अगले साल कोई और, क्योंकि आप चेंज करते रहोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर कंपेयर कैसे करेगा कि यूजर, मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो जरूरी है ना, रिलायंस का अगर 4 साल का मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करना चाहता हूं तो जरूरी है कि चारों साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेमी अकाउंटिंग पॉलिसी पे बनी हो, है कि नहीं। किसी साल कोई और वैल्यूएशन के लिए, मान लो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी की वैल्यूएशन के लिए किसी साल कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी रिलायंस ने अडॉप्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, तो रिलायंस ने एक साल कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रखा है, दूसरे साल कोई और, तो इससे क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट मैनर में अडॉप्ट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए एएस कहता है कि आपको जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको कंसिस्टेंट मैनर में अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस है जहां पे आप अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी चेंज कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, कौन कौन सी केस है। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, अगर लॉ में चेंजेस आ जाए, लॉ बोल दे कि आप ये नहीं ये वाली अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करो, तो आप वो चेंज कर सकते हैं उस केस में। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर आप लिख सकते हैं इफ इट इज फॉर द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर एएस कहता है आपको कि आपको ये नहीं ये अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो उस केस में आप चेंज कर सकते हैं। या फिर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके ज्यादा अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन होगा तो वहां पे वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता है। फिर सिर्फ 3 ऐसे केसेज है जहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट देखो, अगर इम्पैक्ट चेंज करना है आप अकाउंटिंग पॉलिसी और उसका चेंज का इम्पैक्ट मटेरियल है तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन कई बार होता क्या है
कि वो जो मटेरियल इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट पता नहीं, एसर्टेन करना आसान नहीं होता, तो उस केस में आपको फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया था और उसका मटेरियल इम्पैक्ट हम नहीं पता कर पा रहे हैं, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, पर इस फैक्ट को आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक, इफ नॉट एसर्टेनेबल डिस्क्लोज द फैक्ट। चलो, यहाँ पे लिखा है एरिया वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी एडॉप्टेड। बहुत सारे एरिया है जहां बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसी है, कोई सा भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, बोरोइंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट की ट्रीटमेंट, ये सारे एरिया है जहां पे बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसी है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं कोई सा भी अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको इंपॉर्टेंट, लास्ट पॉइंट को। फ्लोइंग आर नॉट रिगार्डेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जो दो केस में एएस क्लियरली कहता है कि इसको हम अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। पहला, एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट व्हिच डिड नॉट ऑकर प्रीवियसली और दैट वर इमटेरियल। बढ़िया बात है। एएस 5 कहता है कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा तब वहां पे आपको अगर मटेरियल इम्पैक्ट है तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, इम्पैक्ट एसर्टेनेबल नहीं है तो फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, जब दो केस में एएस कह दिया कि इसको चेंज नहीं मानेंगे तो क्लियरली इससे रिलेटेड जो भी चीजें आए आप क्या लिखोगे एग्जामिनेशन में कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। तो ना अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, ना आपको उसका मटेरियल इम्पैक्ट डिस्क्लोज करने की जरूरत है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज है या नहीं है पता करना क्यों जरूरी है। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है तो उस चेंज की वजह से क्या मटेरियल इम्पैक्ट आता है ये डिस्क्लोज करना जरूरी है कि नहीं, जरूरी है। तो इसलिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं ये आपको क्लियर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पहला जो पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट क्या है कि अगर एंटरप्राइज किसी इवेंट के लिए फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करता है और वो इवेंट कभी नहीं हुआ है पास्ट में, तो उसको एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे, चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी में कोई पहले पेंशन स्कीम नहीं था, अब कंपनी पहली बार लेके आ रही है कि हर एक एम्प्लॉय को पेंशन देगी 20,000 पर मंथ। अब बताओ ये क्या है, क्या ये इवेंट इससे पहले था, इसका ट्रीटमेंट इससे पहले था? नहीं, फर्स्ट टाइम ये अडॉप्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे, दिस इज द एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। कंपनी ने नया अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया पेंशन के रिगार्डिंग, कोई चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। दूसरा, कहा गया दूसरा, एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट या ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियस इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। देखो, एक ही इवेंट या ट्रांजेक्शन के लिए, एक कोई इवेंट है, इसके लिए मान लो पहले अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और थी, अब नया अकाउंटिंग पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, तब मानते हैं दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई इवेंट या फिर कोई ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, पहले कुछ और करते थे, अब कुछ और करने जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पहले जो इवेंट था उसके लिए एक अकाउंटिंग पॉलिसी थी, अब जो इवेंट है न्यू इवेंट या न्यू ट्रांजेक्शन, ये इस पुराने वाले ट्रांजेक्शन से सब्सटेंस में अलग है, पुराने वाले ट्रांजेक्शन से सब्सटेंस में अलग है, तो ये सेपरेट ट्रांजेक्शन जो है, सेपरेट इवेंट जो है, भले ही आपको दिखेगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह, पर इसका जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे, क्योंकि इवेंट या ट्रांजेक्शन ही अलग है, इसीलिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहले हमारे जो इम्प्लॉय छोड़ के जाते थे उनको एक एक्स ग्रेसिया पेमेंट दे देते थे, जो भी इम्प्लॉय जा रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम में एडहॉक बेसिस पे एक सर्टेन अमाउंट, लमसम अमाउंट पेमेंट करते थे। अब कंपनी ने सोचा कि हम फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम लेके आ रहे हैं, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम लेके आ रहे हैं। अब ये देखो, पुराना जो इवेंट है और नया जो इवेंट है ये कंप्लीटली सब्सटेंस में डिफरेंस है, तो इसमें जो अडॉप्ट कर रहे हैं ना फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम, इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा, चैप्टर खत्म हुआ। अभी जो मैंने पढ़ाया ये रहा, पूछा है कि बताइए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं है। ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम अब लेके आ रहे हैं, पहले एडहॉक बेसिस पे पेमेंट कर देते थे रिटायरमेंट के टाइम में, ये नहीं है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्यों? एएस में क्लियरली लिखा है ये पॉइंट। दूसरा,
नए अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन या इवेंट के लिए जो पुराने नहीं हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट डिसाइड किया पेंशन पे करने के लिए, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वही, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल कंप्लीट करे, ठीक है, और उनको 20,000 पेंशन मिलेगी, अर्लियर ये नहीं था, तो ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। चलो, एक बार क्वेश्चन आया था ये वाली कि 2 एग्जाम्पल दीजिए हर एक चीज का, प्रायर पीरियड आइटम का बहुत सारे 5-6 एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया, आप 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट गलत हो गया, प्रायर पीरियड आइटम है पास्ट में, है कि नहीं। कोई एरर हो गया इनकम या एक्सपेंस कैलकुलेट करने में, ओमिशन हो गया इनकम एक्सपेंस कैलकुलेट करने में, इन अप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन अमाउंट से कैलकुलेट कर दिया, ये सारे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एग्जाम्पल बताऊं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या है, जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्राऑर्डिनरी का बताऊं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, अर्थक्वेक की वजह से लॉस हो गई या फायर की वजह से लॉस हो गई, अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज लिख सकते हो, सेल्वेज वैल्यू में चेंज कर दिया हमने, एस्टिमेटेड लाइफ में चेंज कर दिया, वैसे ही अकाउंटिंग पॉलिसी का भी चेंज लिख सकते हो, 2 बस लिखना है, लिख देना। बताना है यहाँ पे, ड्यूरिंग ईयर दिस अ मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोट डाउन का मतलब रिटन डाउन किया, इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू बाई 5 लाख इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी। बताओ, एक हमने ऑर्डिनरी में एक्सेप्शनल आइटम पढ़ा था कि एक्सेप्शनल आइटम मतलब क्या होता है, जिसका नेचर एंड अमाउंट ऐसा है कि एएस कहता है इसका सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है, और उसमें पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया था इन्वेंट्री रिटन डाउन या फिर रिवर्सल, है कि नहीं। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल आइटम है, पहले उसका डेफिनेशन लिखोगे फिर बोलोगे एक्सेप्शनल आइटम है, और एक्सेप्शनल आइटम के लिए एएस क्या कहता है कि नेचर एंड अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। आ जाओ फटाफट, यही पढ़ा था ना एक्सेप्शनल आइटम के लिए एएस, ये रहा एक्सेप्शनल आइटम में इन्वेंट्री रिटर्न ऑफ, बताया भी था, क्वेश्चन होगा, नेचर एंड अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अगला क्वेश्चन देखो, कंपनी साइन किया एग्रीमेंट विथ एम्प्लॉय यूनियन ऑन 1 सितंबर 2022, इसको 22 मान लो, ठीक है, x2 दिया हुआ है, कहने के लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा, फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस, लेकिन वेजेस पीछे से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और दिस वुड कॉस्ट कंपनी एन एडिशनल वेजेस ऑफ 5 लाख पर एनम इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर, इज अ डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर अमाउंट पेड इन, बताओ कह रहा है, ये मान लो x2 x3 ईयर है, करेक्ट, ये रहा, यहाँ पे कहीं हमने डिसाइड किया कि हम पीछे से यानी कि 1/9 x1 से वेजेस बढ़ा रहे हैं, वेजेस बढ़ाने की वजह से एडिशनल वेजेस आपको पे करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हम, तो हमारा करेंट पीरियड क्या है, तो करेंट पीरियड ये रहा, तो क्या जो पीछे से वेजेस पे कर रहे हैं, पीछे से रेस्ट्रोस्पेक्टिव वेजेस पे कर रहे हैं, वो प्रायर पीरियड आइटम है, अभी मैंने ऊपर बढ़ाया था, वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। प्रायर पीरियड का पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर बोलोगे एडिशनल वेजेस जो हमें पे करनी पड़ रही है, कितना एडिशनल पे करना पड़ेगा, देखो 5 लाख तो ये पे करनी ही पड़ेगी इस पीरियड के लिए अभी तक का, अब प्लस इस साल जो बचे हुए 6 महीने हैं, 6 मंथ है, उसमें बेसिक वेजेस तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था, एडिशनल वेजेस भी तो पे करनी पड़ेगी। अब थोड़ा वेजेस बढ़ गया ना, तो वेजेस कितना बढ़ गया, 5 लाख बढ़ा है एडिशनल, अब 6 महीने के लिए आधा होगा 2.5 लाख, तो टोटल में पता है एडिशनल वेजेस 7.5 लाख। इसको करंट ईयर के वेजेस में ही लिख के दिखाएंगे, ये कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी आइटम नहीं है, क्योंकि वेजेस है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। चलो जरा एक क्वेश्चन देखना, अ कंपनी फाइंड दैट इन्वेंट्री सीट ऑफ, ये कोई साल है 31/3/x1, ठीक है, वहां पे इन्वेंट्री सीट में डिड नॉट इंक्लूड 2 पेज ऑफ कंटेनिंग डिटेल ऑफ इन्वेंट्री वर्दिंग दिस मंथ। जब हम इन्वेंट्री कंप्यूट कर रहे थे, इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें 2 पेज मिसिंग हो गई और 14,50,000 का इन्वेंट्री हमने कंप्यूट ही नहीं किया, तो इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड हो गए। तो आगे अगर आपको पता चले x2 ईयर में ये वाली इन्वेंट्री जो अंडर वैल्यूड हो गई थी, तो ये क्या है, एरर है किसी भी आइटम को कैलकुलेट करने में, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री आप डालते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, क्लोजिंग इन्वेंट्री रिडक्शन ऑफ कॉस्ट का काम करता है, ठीक है, उससे प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क पड़ेगा, तो ये क्या है, प्रायर पीरियड आइटम है। एरर इन कंप्यूटिंग आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इन 1 और मोर प्रायर पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम बोलते हैं। इतने बार तो हमने पढ़ लिया। व्हेन अ कंपनी कैन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, 3 केस में,
इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, लॉ कहता है तो फॉर द बेटर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस से कंप्लाई करना है अगर एएस कह दिया तो। और मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए भी कई बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकती है। अगला देखो, सारे पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं। ए लिमिटेड क्रिएटेड अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट, कितना 2.5%, ठीक है 2010-11 में, क्वेश्चन 10-11 का था इसलिए साल ये मेंशन्ड है। सब्सिक्वेंटली रिव्यू ऑफ क्या है ये, क्रेडिट पीरियड अलाउड एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कस्टमर, द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोविजन दिस मच ऑन। अच्छा बताओ, पहले इतने प्रोविजन बनाया 2.5%, अब सोच रहे हैं उसको रिवाइज करके कितना कर दे 8%। प्रोविजन पता है एक एस्टीमेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो उसके अमाउंट में अगर हम चेंज कर रहे हैं, जब भी एएस कहता है, अगर बाद में हम पढ़ेंगे प्रोविजन के रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि प्रोविजन हमें हमेशा करेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चेंज करती रहनी चाहिए, एस्टिमेट करनी चाहिए, ठीक है। मान लो पहले बनाया था प्रोविजन, अब लग रहा है और बनानी पड़ेगी इस साल बैलेंस शीट के डेट पे, तो और बनाएंगे। अब लग रहा है नहीं कम बनानी पड़ेगी, थोड़ा ज्यादा प्रोविजन बन गया तो रिवर्स कर देंगे। करेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोविजन की ट्रीटमेंट होती है। अब आपको लग रहा है 8% बनेगा प्रोविजन, ठीक है। द अकाउंट वर नॉट अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टिल द डेट ऑफ डिसीजन while applying the relevant accounting standard, can this revision be considered as extraordinary और प्रायर पीरियड? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रायर पीरियड तो मान ही नहीं सकते। क्यों? ये कोई एरर ओमिशन थोड़ी ना है, ये तो हम अपना एस्टिमेट रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं है उसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये रिवीजन ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना ही प्रायर पीरियड आइटम है। वेजेस वाला सेम क्वेश्चन अभी कराया था, सेमी क्वेश्चन पास्ट में आया हुआ है, पास्ट ही का क्वेश्चन है वो, ठीक है। चलना जरा एक और क्वेश्चन देख लो। एसटीबी लिमिटेड मेक अ प्रोविजन फॉर एक्सपेंस वर्दिंग 7 लाख, हमने प्रोविजन बनाया था 7 लाख का, ठीक है 11 में, 31/3/11 में, बट एक्चुअल एक्सपेंस जो 12 में आया ना, एक्चुअल एक्सपेंस वो आया 9 लाख का। कोई बात नहीं, हम कोई भगवान तो है नहीं कि एग्जैक्ट प्रोविजन बनाएंगे। 7 लाख का प्रोविजन बनाया, 9 लाख का एक्सपेंस आया, तो जब भी इस एक्सपेंस को हम राइट ऑफ करेंगे तो पता है ना, 7 लाख प्रोविजन से राइट ऑफ हो जाएगा और 2 लाख एडिशनल एक्सपेंस पीएल में चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 लाख का प्रोविजन शॉर्टफॉल हो गया ना, आपने 7 लाख का प्रोविजन बनाया, एक्चुअल एक्सपेंस 9 लाख आया। पूछ रहा है क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है? डेफिनेटली नहीं। प्रोविजन हम पिछले साल के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाए थे। प्रायर पीरियड तो क्या होता है, एरर हो गई या ओमिशन हो गई, ना ही हमने कोई ओमिशन किया ना ही कोई एरर किया, उस समय जो लग रहा था उस अनुसार बनाया। अभी चेंज कर रहे हैं, अभी 2 लाख का एडिशनल प्रोविजन बना के एक्सपेंस राइट ऑफ करनी पड़ेगी, तो 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेबिट होगा, और ये कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। ये चीज लिख दोगे, प्रायर पीरियड का डेफिनेशन भी लिख देना। प्रायर पीरियड का मतलब क्या होता है कि वो आइटम ऑफ इनकम है रेवेन्यू जो कि ओरिजिनेट होता है, जनरेट होता है करंट पीरियड में एज अ रिजल्ट ऑफ क्या, ताकि एरर या फिर ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड, ठीक है। चलो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो आप देखना, क्वेश्चन सारे आसान ही है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे कि नोट्स नहीं मिला, देखो नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आज मैं बोल दूंगा डालने को, डोंट वरी। अभी तक जितने भी एएस हुए सबका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक भी बोल दूंगा डालने को, एंड नोट्स आपको मिल जाएगा। आज पीडीएफ फॉर्म में नोट्स नहीं थे इसलिए शायद डले नहीं थे नोट्स, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है नोट्स डालने के लिए। नोट्स सारे आप लोगों को मिल जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, एंड आने वाले जितने भी चैप्टर है उसके हैंड रिटेन नोट्स आपको समराइज नोट्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी। चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, किसी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आते हैं, ठीक है। चलो बाय।